अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। कई हफ्तों की बहस, मुलाकातों और मुख्तलिफ मुसवदों के सामने आने के बाद बिलाखिर हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम कल पार्लियामेंट में लाने का इम्कान जाहिर कर दिया है, लेकिन अभी तक इसका हतमी मुसवदा सामने नहीं आया है और तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान से मिलने पहुंच गई है, मगर साथ ही कल इस आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज की कॉल भी दे दी है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने आईनी अदालत की जगह सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया है, मगर अभी तक इसकी तस्दीक हुकूमत ने नहीं की है। हुकूमत ने आईनी तरमीम लाने की पहली कोशिश 15 सितंबर को की थी, जो मौलाना फजल रहमान के साथ न देने की वजह से नाकाम हो गई थी। इसके बाद मुतादिद हुकूमती शख्सियात ने मौलाना फजल रहमान से मुसलसल मुलाकातें की और उन्हें मनाने की कोशिश की। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा कोशिश पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, जिन्होंने कई हफ्तों तक मौलाना फजल रहमान से राब्ता जारी रखा और उन्हें पीपल्स पार्टी की तरफ से आईनी तरमीम का एक मुसविदा दिया गया था, जिसके बाद एक मुसविदा JUI की तरफ से भी सामने आया और फिर 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान ने कराची जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और यह ऐलान किया कि दोनों जमातें एक मुसविदे पर करीब आ गई हैं। इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में एक बड़ी मुलाकात हुई, जिसके मेज़बान नून लीग के सदर नवाज शरीफ थे और उसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान भी शरीक हुए। इस इशाइये में सियासी क़यादत की आईनी तरमीम पर तवील बातचीत हुई, मगर कोई मुसविदा सामने नहीं आया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि उम्मीद है कि कल आईनी तरामीम सेनेट के इजलास में पेश हो जाएंगी। कंसेंसस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, कितना सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। वो इंशाल्लाह अभी बैठे हुए हैं। ये कमेटी मारेगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द कंसेंसस कम्प्लीटली हो जाएगा, जो कि 80-90% बड़े मामलात पे हो चुका है। कुछ छोटी जुज़ियात हैं, उन पे इंशाल्लाह आज काम हो जाएगा एंड होपफुली कल तरामीम जो है वो सेनेट में पेश की जाएगी। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और JUI का एक मुसवदे पर इत्तफाक हो गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज मुसवदा नहीं लिया है और कहा है कि वो JUI से मिलकर हम आहंगी तलाश करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ने कहा है कि आईनी बेंच की तजवीज़ एक बेहतर तजवीज़ है, इस हवाले से बात हो सकती है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने दावा किया है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमती बेंचेस से 7 अरकान तरमीम के हक़ में वोट नहीं देंगे। उन्होंने ये भी तस्दीक की कि जो मुसवदा हमें मिला है उसमें आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच का जिक्र है। आज गवर्नमेंट ने अपना एक थर्ड वर्जन दिया है, एक ड्राफ्ट दिया है उसमें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हुई है रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। तो हमने उसको देखा है। आपको वसूख के साथ कहता हूँ, जिस वक्त ये बिल मूव करेंगे इस कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली में कॉल ऑन करेंगे कि आप इस पे वोटिंग करें, 7 MNA इनके ऐसे हैं जो इनको वोट देने वाले नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम ज़मीर के मुताबिक देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जो भी हिदायत है हमने ज़मीर के मुताबिक वोट देना, ये तरीक़ाकार हमें कबूल नहीं है, हम डिस्क्वालीफाई होते तो डिस्क्वालीफाई हो जाए। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई और बड़े वसूख के साथ रिलायबल सोर्स से आई, 7 MNAs इनको वोट देने वाले। अब तक सामने आने वाले निकात के मुताबिक मुजवज़ा आईनी तरामीम के ज़्यादातर अदलिया और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक हैं और यहाँ ये बात अहम है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। मगर आईनी तरामीम को लेकर यह कहा जा रहा था कि वो मुमकिन तौर पर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन जाएंगे, मगर अब जिस आईनी बेंच पर इत्तफाक़ राय की बात हो रही है उसके मुताबिक वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस भी नहीं बन सकेंगे। मगर हम हुकूमत से पूछेंगे कि क्या वो वाकई ये करने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब जो तजावीज़ सामने आ रही हैं उनके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती भी हतमी नहीं है। ये सवाल भी हम उनके सामने रखेंगे, क्योंकि 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाने की तरमीम ज़ेर गौर होने की बातें सामने आ रही हैं और इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर हैं और जस्टिस याया अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। और अगर मुजवज़ा आईनी तरमीम हो जाती है तो इन तीनों में से कोई एक चीफ जस्टिस हो सकता है। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान से आईनी तरामीम के मुसविदे पर मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी तरफ यही तहरीक इंसाफ कल आईनी तरामीम का रास्ता रोकने और इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है, जिसके लिए पार्टी रहनुमा कारकुनों को पैगामात जारी कर रहे हैं। इसके अलावा जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ की खबर के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक स्पीकर्स के खत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दिन 11:30 बजे होगा, जिसमें खत पर हतमी फैसला किया जाएगा। साथ ही तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए हुकूमत तहरीक इंसाफ के अरकान पर दबाव डाल रही है, उन्हें गायब कर रही है, पैसे और वजारतों की ऑफर्स कर रही है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और उनके अहले खानों को तंग किया जा रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को घरों पर रेड किए जा रहे हैं और लोगों को उठाया जा रहा है। साथ ही उनको 1 अरब रुपए और वजारतों की ऑफर्स हो रही हैं। ज़ैन कुरैशी की अहलिया को मोहसिन नकवी के घर के सामने से अगवा किया गया।
जैन कुरैशी साहब हमारे MNA हैं, उनकी मिसेस को रात को उठाया गया था उनके घर के बिल्कुल सामने से। जो मोहसिन नकवी है उसके घर के ये पड़ोसी, 3 गाड़ियां थी और उनको इंटरसेप्ट किया गया था। जिस वक्त ड्राइवर ने पीछा करने की कोशिश की तो 2 वीगो डालों ने उनका रास्ता ब्लॉक किया। उनके फैमिली मेंबर से बात हुई है, उनको एक सेफ हाउस में लेके गए थे इंटेलिजेंस एजेंसी के। करीबन 3 बजे उनका फोन उनसे फोर्सफुली लिया गया था और उसके बाद वो वापस आई हैं। इसके बाद हमारे मिकदाद अली खान साहब MNA हैं, उनको उठा लिया गया। हमारे दाऊद शाह साहब हैं, उनको उठा लिया गया। रियाज फतेहाना साहब के बेटे को मुतअद्दिद बार अरेस्ट किया गया है उन पे प्रेशर डालने के लिए। चौधरी इम्तियाज साहब हैं, मुबीन जट साहब हैं, उसामा मिला साहब हैं, शफकत अवान साहब हैं, एडवोकेट चंगेज साहब हैं, शेख वकास साहब हैं। इन सारों के बिजनेसेस को, कारोबार को तोड़ा गया। जितने भी हमारे इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्संस हैं उनको इसलिए किया जा रहा है कि वो अपनी लॉयल्टीज, अपनी वफादारियां खुदा न खास्ता बदल सके। आज सुबह मुझे पता चला आतिफ खान साहब हमारे जो MNA हैं उनके घर पे भी रेड हुआ। हैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरे घर पे 5 अक्टूबर को रेंजर्स और पुलिस का बगैर वारंट के रेड हुआ था। परसों रात 12:30 पे इस्लामाबाद पुलिस और कुछ और लोग साथ आए थे, उन्होंने रेड किया। कल रात को फिर वो रेड हुआ। लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर के ऑर्डर्स पे या हो रहा है और या ये नहीं कर रहे तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। वो किसकी कंट्रोल में? और इनके पास या स्ट्रेंथ कौमी असेंबली और सेनेट पे नहीं है तो लोगों को इस वक्त नकद कैश की ऑफर की रकम तकरीबन 1 अरब रुपए तक पहुंच गई है और वो कह रहे हैं कि किसी भी मुल्क किसी करेंसी में और साथ वजारतें ऑफर हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील इंतजार पंचोदा भी कई दिन से लापता हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। मगर सिर्फ PTI नहीं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल भी आईनी तरामीम के लिए वोट हासिल करने के लिए पार्टी के खिलाफ कार्रवाइयों का इल्जाम लगा रहे हैं। कल रात को खुद अख्तर मेंगल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि इस्लामाबाद में मेरे लॉजेस पर छापा मारा गया और मेरी पार्टी की सेनेटर नसीमा एहसान को उनके अपार्टमेंट तक महदूद कर दिया गया और उनके बेटे को अगवा किया गया। साथ ही मेरी पार्टी के दूसरे सेनेटर कासिम रोंजू जो सुबह 8 बजे इस्लामाबाद में डायलिसिस कराने के लिए निकले थे, तब से उनके और उनके बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या जमहूरियत ऐसी नजर आती है? आज अख्तर मेंगल ने एक और पोस्ट में दावा किया कि आज सुबह 6 बजे सेनेटर नसीमा एहसान के शौहर सैयद एहसान शाह को भी ले जाया गया है। मगर ये मामला अब PTI अख्तर मेंगल की शिकायतों तक भी महदूद नहीं रहा है। JUI जिससे हुकूमती जमातें आईनी मुसवदे पर इत्तफाक की राय पैदा करने के लिए कोशिशें करती रहीं और कह रही हैं कि इत्तफाक हो गया है और अब एक मुश्तरका ड्राफ्ट तैयार करने का दावा हो रहा है। आज उनकी तरफ से भी ये शिकायत की गई है सेनेट के इजलास में। जब सेनेटर नसीमा एहसान ने जज्बाती अंदाज में अपनी मुख्तसर तकरीर ख़त्म की तो उसके बाद JUI के सेनेटर कामरान मुर्जा ने कहा कि JUI के अरकान को भी धमकियां दी जा रही हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो वो भी इस्तीफा दे देंगे। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं बोलूं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई मसला ऐसा नहीं है कि हम मिल बैठ के उस मसले की जानिब, हल की जानिब ना जाएं। हमारे लीडरान हैं, पार्टी सदर हैं, उनसे बात करें, मसले हल हो सकते हैं, बजाय कि मसाइल को और मज़ीद बड़ा और गहरा करें। जनाबे वाला शुक्रिया। हम सारे आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, मगर इस तरह से वोट नहीं देंगे। मेरी पार्टी के लोगों को भी जो है ना इसी तरह से जो है ना वो कहा भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है और गालियां भी दी जा रही हैं। अगर आपके किसी सेनेटर को, आपके किसी MNA को यहाँ पे गालियां दे के और कहा जाए कि आपने वोट जो है फलां को देना है, फलां मामले में वोट देना और फलां मामले में वोट नहीं देना, तो फिर ये बड़ी नुकसानदेह बात हो जाएगी। इस तरीके के साथ इस सेनेटरों को, MNAs को गालियाँ, धमकियाँ, उनके बच्चे, उनको खुद अगर इस तरह से लेके जाना है तो फिर अख्तर मेंगल ने अगर रिजाइन किया, कल नसीमा रिजाइन कर देगी और भी हम में से 5-7 लोग रिजाइन कर जाएंगे। मुमकिन है कि उन 5-7 लोगों में मैं खुद भी हूँ। सर आगे क्या होने जा रहा है, तरमीम में किस किस बात पर इत्तफाक हुआ है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान और मेयर कराची मिर्ज़ा वाब हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया। क्या यह बात दुरुस्त है कि जिस बात पर इत्तफाक हुआ है वो आईनी अदालत नहीं बल्कि आईनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट में? पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था और JUI का जो मौक़िफ़ था वो अदालती इस्लाहात से रिलेटेड था। अब वो नॉमेनक्लेचर उसका क्या होता है वो आप कुछ भी रखें, बट बुनियादी टारगेट ये था कि एक ऐसा फोरम क्रिएट किया जाए जो कि लोगों को सस्ता फौरी इंसाफ भी दे सके और चारों सूबों के अंदर कोहेरेंस हो
लॉ के हवाले से, क्योंकि माजी में ये नजर आया है कि कानून एक ही है लेकिन उसका अतलाक डिफरेंट सूबों में डिफरेंट तरीके से होता है। तो इस नुकात पे हमारी एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस है और होपफुली जब तमाम चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो तफसीलात पब्लिक कर दी जाएंगी। वैसे मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो बहुत अग्रेसिव कैंपेन कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वादे का, फिर कायद आज़म दुरा पटेल जस्टिस, उन सबके उन्होंने हवाले दिए, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी उनकी, मगर क्या मौलाना उन्हें मनाने में कामयाब हो गए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बेहतर है? अगर मैं इस सवाल का आपको जवाब दूंगा तो फिर तो आप ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे, पीपल्स पार्टी इस बात पर मान गई। दे दें, वरना सुबह तक तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी या रात 12 बजे तक बन जाएगी, तो अभी बता दें। नहीं, जब जिस चीज का जो वक्त होता है उसी टाइम पर होना चाहिए। मेरे लिए ये बात करना मुनासिब नहीं होगी, लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि बिलावल साहब के नजदीक जो आईनी अदालत का तस्वुर है वो ऐसी अदालत है, एक ऐसा फोरम है जिसके अंदर चारों सूबों की इक्वल नुमाइंदगी है, जिसके चीफ जस्टिस जो है वो रोटेशन के ऊपर अपॉइंट हो, और मैं ये समझता हूँ कि इन चीजों के ऊपर ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस है। जो दूसरा बिलावल साहब का पर्सपेक्टिव था कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का प्रोसेस है उसके अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा शफाफियत लाने की जरूरत है, और अभी होता ये है कि एक चीफ जस्टिस साहब नाम को प्रपोज करते हैं और जुडिशल कमीशन फिर उसकी तायीद कर देता है। तो बिलावल साहब, ये पीपल्स पार्टी का या और पार्लिमानी सियासी जमातों का पर्सपेक्टिव ये था कि इसको थोड़ा सा फेयर करने की जरूरत है, इसके अंदर शफाफियत को बढ़ाने की जरूरत है, उसके ऊपर भी इत्तफाक हुआ हुआ है। और सिमिलरली जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो होती हैं नहीं होती हैं, उसका रिकॉर्ड जो है वो कभी पब्लिक नहीं किया जाता। इस हवाले से जो हमारी गुफ्तगू थी इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नवाज का और JUI का कंसेंसस है। साहब, जब आपने ये बात कही कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मौक़िफ़ था कि एक तो सूबों में कोहेरेंस हो, साथ में जो रोटेशन की बुनियाद पर चीफ जस्टिस हो, तो खबर तो दे दी ना आपने, क्योंकि अगर एक आईनी बेंच होगा तो उसका चीफ जस्टिस अलग से तो नहीं होगा, फिर आईनी अदालत ही होगी जिसका अलग से चीफ जस्टिस होगा, अगर इस बात पर कंसेंसस हो गया। ये आपको वक्त आने पर पता चल जाएगा कि मुर्तज़ा आप सही कह रहे हैं कि नहीं। मगर साथ में फिर ये भी बताएगा, क्योंकि पीपल्स PTI ये कह रही है कि अगर 5 सीनियर तरीन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों वो अगर होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, तो इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो सीनियर तरीन होंगे, पिक एंड चूज नहीं होगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है इस पर। जो बुनियादी पर्सपेक्टिव है वो ये है कि अगर आपने 5 सीनियर मोस्ट जजेस के अंदर से ही वो तमाम काम करना है तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है 17 जजेस के होते हुए भी आप इस वक्त केस लोड को खत्म नहीं कर पाए हैं, आपके पास केसेस की पेंडेंसी है। जब आपके 5 सीनियर तरीन जज साहिबान जो हैं वो 5 के 5 ये केसेस सुन रहे होंगे तो बाकी केसेस फिर आपके सफर करेंगे। अगर ये 5 के 5 ये केसेस को सुन रहे होंगे तो जो चारों सूबों की नुमाइंदगी है, क्या वो नुमाइंदगी हो पाएगी? क्या उसकी जो एपेलेट फोरम है, हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ होता यह था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती थी सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में किसी के बारे में कि क्या वो सादिक अमीन है या नहीं है, क्या वो काबिल है नहीं है, और वो फैसला फिर फाइनल हो जाता था। तो क्या उस कॉन्स्टिट्यूशनल जो आईनी इदारा होगा ये, उसके अंदर एपेलेट रेमेडी होगी? हाँ, जो हमारा कंसेंसस है JUI के साथ वो एपेलेट रेमेडी की बात करता है कि पहले एक बेंच सुनेगी जिसके अंदर चारों सूबों की इक्वल नुमाइंदगी होगी, और फिर जब उसकी अपील दायर होगी तो एपेलेट फोरम पर भी चारों सूबों की इक्वल नुमाइंदगी होगी। जब आप ये भी कह रहे हैं कि फिर पेंडेंसी और ये चीज़ें एड्रेस नहीं होती, आप एक दफ़ा फिर जवाब दिए बगैर और ख़बर को कंफर्म किए बगैर और ब्रेकिंग न्यूज़ दिए बगैर न्यूज़ दे रहे हैं कि आपकी तरफ से कम जो इत्तेफाक है कि पेंडेंसी ना हो, वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना हो, नुमाइंदगी तमाम सूबों की हो, कि मामला इत्तेफाक कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर हुआ है। मुर्तज़ा साहब, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप जितना घुमा फिरा के कहेंगे, आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में की थी तो उन्होंने जवाब में कहा था कि ये दाढ़ी मैंने धूप में सफेद नहीं की है। तो मेरी तो अभी बाल सफेद इतने नहीं हुए, लेकिन फिर भी जितना भी घुमा फिरा के आप पूछेंगे जवाब मेरा ये कि मैं इस वक्त तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस बात का एडवांटेज मुझे लेने दीजिए ना, आपके बाल भी काले हैं।
आप जब बैटिंग करते हैं तो बड़े इन्फॉर्म बैट्समैन की तरह करते हैं, तो अपनी यानी आप तो मुकम्मल तौर पर जवान हैं, तो इसका फायदा हमें लेने दीजिए और कोई जवाब निकालने दीजिए आप अपने आप से। हम दोनों जवान हैं। फिर मुझे ये भी बताइएगा कि एक और मामला जो आ रहा है वो ज़ाहिर है पीटीआई अभी भी कह रही है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है, फिर ये खबर भी आई कि कम से कम कल की मुलाकात में नून लीग की तरफ से इसरार किया गया, मगर बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान एक तरफ रहे और ये मामला नहीं आगे बढ़ा, मगर पीटीआई फिर भी खदशात का इज़हार करी। कम से कम ये कंफर्म कर सकते हैं आप? देखिए, मिलिट्री कोर्ट तो इस वक्त अंडर कंसिडरेशन ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो बार बार तासुर दिया गया है, मैं उसकी आज आपको इतनी ये नफी कर दूं कि तासुर ये दिया जा रहा था कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जजेस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह की कोई डिस्कशन ज़ेरे गौर नहीं है। सिमिलरली जो मिलिट्री कोर्ट के बारे में बात की जाती है, इस तरह की भी कोई चीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। कोई चीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। और एक मामला जिसके ऊपर खबर ये आई, ये बताएगा कि जो चीफ जस्टिस अगले होंगे वो 3 में से सिलेक्ट किए जाएंगे, टॉप 3 में से। मौलाना कह रहे हैं कि जी ये आइंदा के लिए कर लीजिए, अभी जस्टिस मंसूर अली शाह को बना दीजिए। इस बात पर क्या इत्तेफाक हुआ? मैं इसके ऊपर भी अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि कंसेंसस नहीं है इसके ऊपर कि जब पहली हमारी गुफ्तगू हुई थी तो उस पहली गुफ्तगू में, पहली बैठक में मौलाना साहब ने ये बात जरूर कही थी कि सिर्फ सीनियरिटी के ऊपर तैनाती नहीं होनी चाहिए, सीनियरिटी कम फिटनेस का एक फार्मूला बनाना चाहिए और वो फार्मूला शफाफ हो, आईन और कानून के मुताबिक हो। तो इसके ऊपर अभी जो नुकात हैं उसको फाइनल टचेस चूंकि बिल्कुल नहीं हुए हैं, तो इसलिए मेरे लिए कमेंट करना गैर मुनासिब होगा। यानी ये वो नुकता है जिस पर अभी कंसेंसस नहीं हुआ है, मगर मिलिट्री कोर्ट होगी, आईनी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी या आईनी मामला होगा, उस पर कंसेंसस हो गया है। मैं बोल रहा, देखिए मिलिट्री कोर्ट बार बार कहता हूँ, कोई नया मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान में नहीं तश्कील दिया जा रहा, ना वो चीज़ इस वक्त ज़ेरे गौर है। जी, और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि एक बात, मौलाना और आपका जो कंसेंसस हुआ है ये इस बात पर हुआ है कि अगर पीटीआई नहीं मानती तो मौलाना आप लोगों के साथ जाएंगे, या इस बात पर हुआ है कि मौलाना पीटीआई को मनाएंगे, वो नहीं मानती तो फिर बात दोबारा आपके पास आएंगे? अगेन देखें, जो हमारी उनसे गुफ्तगू हुई, मौलाना साहब ने हत्तुल इम्कान इस एमडीए का इशारा दिया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे हत्तुल इम्कान कि वो पीटीआई को इस हवाले से मना ले। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको इस बात, जब हमारी नेगोशिएशन में एंगेजमेंट हुई तो कम से कम जिन नुकात पे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है उन नुकात के ऊपर मौलाना साहब ने कहा है, उनकी जमात ने कहा है कि अगर पीटीआई नहीं मानती तो ये नहीं है कि वो पीटीआई के साथ जाएंगे, चूंकि हमारा उनका जिन नुकात पर उसूल इत्तफाक हुआ है, मैं समझता हूँ वो भी एक मुदब्बिर आदमी है, काबिल एहतराम आदमी है। बिलावल साहब भी अपनी बात पर कायम रहने वाले हैं। जो जो चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग हुई है उस पर मैं समझता हूँ साथ मिलकर इकट्ठे चलने का इरादा है। और जो 184(3) के हवाले से था कि सूमोटो का इख्तियार ले लिया जाए, उसके हवाले से क्या कंसेंसस हुआ? वो आपको पता चल जाएगा। वो इख्तियार जो है, जो भी आईनी इदारा होगा वो इख्तियार उसके पास होगा। जो भी आईनी इदारा होगा उसके पास होगा। आप सारे इशारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ दे रहे हैं, क्योंकि ये इख्तियार आपके प्रपोजल के मुताबिक उन्हीं के पास जा रहा था। मैं अगेन देखें, ना इसके ऊपर हाँ कहूँगा ना कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा सोल्यूशन निकला है इस तमाम आईनी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। और दोनों सियासी लीडरान ने, चाहे वो बिलावल साहब हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, दोनों ने बहुत सोच समझ के बाद इस मामले को इस तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मुर्तज़ा साहब, ज़ाहिर क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अग्रेसिवली इस मामले को आगे बढ़ाया है और नून लीग ने भी सारा मामला तकरीबन उन्हीं पर छोड़ा, उन्होंने ही कंसेंसस के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। बिलावल कह रहे थे कि अक्सरियत है हुकूमत के पास, मगर ये जो कुछ हो रहा है, ज़ैन कुरैशी साहब की एहलिया की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगना, फिर इसके अलावा तहरीक इंसाफ के दीगर सेनेटर्स कह रहे हैं कि जी किसी के बेटे को किडनैप किया जा रहा है, किसी को अलग तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, अख्तर मेंगल साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रोवर्सी तो रहेगी इस आईनी तरमीम को लेकर, जिसके लिए बहुत अग्रेसिव कैंपेनिंग खुद बिलावल भुट्टो साहब ने की है। देखिए, बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि जब भी कोई इशू आता है ज़ेरे गौर, हम कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं। जो एलाइड एंसिलरी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हो जाती है और हम मेन रूट कॉज के ऊपर नहीं पहुंच पाते। जिसकी मैं आपको मिसाल दूंगा, 2007 का फैसला जब इफ्तिखार चौधरी साहब के केस को रेफर किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में,
आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी इफ्तिखार चौधरी साहब के जो रेफरेंस के नुकात थे उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया कि आया जो उनके ऊपर इल्जामात उस वक्त की हुकूमत ने लगाए थे वो इल्जामात दुरुस्त थे या इल्जामात गलत थे। क्यों? क्योंकि हम टेक्निकलिटीज में पड़ गए। टेक्निकलिटी क्या थी कि आपने जबरी रुखसत पे उस वक्त के चीफ जस्टिस को भेज दिया था और आपने फिर बाद में पीसीओ इशू किया। तो मैं ये समझता हूँ हम मेन रूट कॉज पे रहना चाहिए हमको। हमारे नजदीक इशू इस मुल्क का इस वक्त ये है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इस्लाहात लाना उसके अंदर नागुज़ीर है और हम उस ब्रॉडर पिक्चर को आगे लेकर चलेंगे कि अदालती इस्लाहात आनी चाहिए, वो आईन और कानून के मुताबिक शफाफियत के साथ आनी चाहिए और हर किसी को अपना हक राय दही प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को फोर्स ना करना चाहिए और टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज ना पीपल्स पार्टी इस चीज में बिलीव करती है और ना इस चीज को सपोर्ट करेगी। अब कल में होगा कि आज सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ने भी कहा कि इवन उनकी पार्टी को यानी मौलाना आपसे बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे सेनेटर्स को भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। देखिए हमारी जब गुफ्तगू हुई JUI के साथ तो हमारी इस तरह से या कल शाम की जो गुफ्तगू थी उसके अंदर भी इस तरह की कोई बात JUI की जानिब से नहीं की गई थी। मैंने खुद कामरान साहब की स्पीच फ्लोर ऑफ द हाउस पे सुनी है, टीवी पर चली है, तो उसके शवाहिद या उसकी जो भी चीजें हैं वो कामरान साहब को पता होगा, लेकिन अंटिल लास्ट नाइट इस तरह की बात कोई उस मीटिंग में कामरान साहब ने शेयर नहीं की थी। एक बात बता दीजिएगा, क्या अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे या नहीं इस मौजूदा आइन के मुताबिक जो कि उन्होंने बनना है? अगेन आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला होगा और जो मुताल्लिका इदारा है उसका फेडरल गवर्नमेंट का लॉ डिपार्टमेंट वो ये फैसला करेगा आइन और कानून की रोशनी में। मौजूदा आइन के मुताबिक तो नहीं बनना है, आप उसमें तरमीम करने जा रहे हैं या नहीं? मैं उस प्रोसेस में हूँ नहीं तो मैं इसके ऊपर कमेंट कर नहीं सकता। नहीं, आप तरामीम के प्रोसेस में तो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, आप तो बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व हैं। किस चीज में? आईनी तरामीम के प्रोसेस में। इस बात में अगर वो तरमीम नहीं होती है तो वो फिर सीनियर तरीन वही है, वही चीफ जस्टिस बन जाएंगे। जी बिल्कुल, ये जो मौजूदा आइन है आर्टिकल 176 में तो गालिबन यही लिखा हुआ है और ऐसा ही रहेगा। मैं ये वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नून लीग इस वक्त हवाले से क्या करने जा रही है, मुलाकात में क्या हुआ है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मामला किस तरफ जा रहा है, हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आज इजलास हुआ, वहाँ से निकलने के बाद आपने कहा मामला हो गया है, बस एक फूंक मारने की देर रह गई है। मौलाना तहरीक इंसाफ से मिल रहे हैं तो तहरीक इंसाफ नहीं मानती तो मौलाना आपके साथ जाएंगे, तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे? बहुत शुक्रिया शाहजेब। मेरा ख्याल ये है कि किसी एक के साथ जाने या किसी दूसरे के साथ ना जाने का सवाल अब मौलाना के सामने नहीं है। उन्होंने एक उसूली मौक़िफ़ पहले भी अपनाया था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की उन्होंने तायीद की थी, हमायत की थी बरसों पहले। अब भी वो मुसलसल ये कहते आए हैं कि जी बेंच बनना चाहिए या अदालत एक नई बननी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को देखे। जजों की तकर्री के हवाले से वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी ये 18वीं तरमीम की तरफ वापस जाना चाहिए। ये एक स्टेटेड पोजीशन है उनकी। अब वो अपनी स्टेटेड पोजीशन पे रहते हैं या नहीं रहते हैं ये सवाल तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो हमें छोड़ें या उधर जाएं, ये उनके सामने ऑप्शन नहीं है। अब वैसे मगर आपके साथ आपके साथ उनका कंसेंसस किस पोजीशन पर हुआ है? क्योंकि बहुत सारी इतलात आ रही है। पहले आप लोगों ने ज़ाहिर बिलावल भुट्टो रज़ाई साहब ने भी, आपने भी ये कैंपेन की कि जी पेंडेंसी बहुत है अदालतों में, फिर बहुत सारा मुकदमात का जो टाइम है वो इसमें चला जाता है, फिर 63 जैसे फैसले आते हैं तो एक आईनी अदालत बने। मौलाना का इसरार था कि एक बेंच बन जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो किस पर कंसेंसस हुआ है? मेरा ख़्याल ये है कि ये तफसीलात और जुज़ियात तो बाज़ाब्ता तौर पे कल जब हमारी कमेटी का इजलास होना है 12 साढ़े 12 बजे, जो जुमे के फ़ौरन बाद बल्कि 1:30 बजे, उसके बाद ही वाज़े होंगी, क्योंकि हतमी तौर पे आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतनी बात मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ कि मौलाना का जो नुक्ता नज़र है उस पर बहुत ठंडे दिल से गौर किया गया है। जो उन्होंने बेंच की बात की है, हमारा जो मुतालबा था कि जी ये अदालत कायम होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल, मौलाना ने उसको भी बड़े ठंडे दिल से, तहम्मुल से और तदब्बुर के साथ उस पर बात भी की है और उस पर सोचा है। अब तक जो आज हमारे सामने ब्रीफिंग आई थी, मैं उसकी तफसीलात में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ऐसे मैकेनिज़्म का तस्वुर आया है जो विच इज़ लेटर
लेसर देन द कोर्ट, यानी कोर्ट से सुप्रीम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से थोड़ा सा नीचे का दर्जा है और बेंच से काफ़ी ऊपर का दर्जा है। तो एक निज़ाम ऐसा जो है उसके करीब हम आ चुके हैं जिसमें दोनों फरीक मुतमईन होंगे, मौलाना भी मुतमईन होंगे और पीपल्स पार्टी और PMLN भी मुतमईन होंगे, और शायद वो एक ऐसा ढांचा अदालत के अंदर बन जाएगा जिस पे दोनों फरीकों को कोई एतराज़ नहीं होगा। मतलब जब अदालत के अंदर बनेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनेगा, जो डिवीजन की बात आ रही है, तो फिर उसमें मौजूदा जो जजेस हैं वही इन्वॉल्व होंगे, तो जो पेंडेंसी का मसला है वो कैसे एड्रेस होगा? देखिए, पेंडेंसी का मसला इस तरह होगा एड्रेस कि जो जजेस 5 या 6 या 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आ जाएंगे, बाकी के जजेस जो हैं वो इन मामलात से जो बहुत सारा वक्त ले जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पे खर्च हो जाता है अदालती या आइनी मामलात पे, उनसे वो बच जाएंगे। फिर जो बाकी मादा कोर्ट है पूरी की पूरी वो तवज्जो दे सकेगी पेंडेंसी की तरफ, क्योंकि उनके पास वही मामलात रह जाएंगे। एक जज बैठे, 2 जज बैठे, वो अपीलें सुने 10-10, 12-12 साल से जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं उनकी, तो यकीनन वो स्पीड अप होगा मामला। और मेरा ख्याल है कि जो हमारा तस्वुर है कि पेंडेंसी कम हो जाएगी उससे, अगर चंद जज जो हैं वो, और इनको भी अगर ये कोर्ट वजूद में आ जाती है या अगर ये बेंच वजूद में आ जाता है, तो ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात तक तो रहेंगे, दूसरे जज कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात नहीं सुनेंगे, लेकिन ये जो हैं ये उमूमी केसेस भी सुन सकेंगे, लिहाजा वो पेंडेंसी वाला मामला जो है वो एड्रेस हो जाएगा। सब मगर फिर ये जो जजेस होंगे ये ऑटोमेटिकली होगा कि टॉप 5 या टॉप 3 सीनियर तरीन होंगे, या इनको बाहर से कोई जुडिशल कमीशन तैनात करेगा? क्या होगा इस हवाले से? देखिए, इस वक्त जो प्रपोजल्स हैं, मैं नहीं चाहता खानज़ादा साहब के जब तक ऑफिशियली उनको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता उन जुज़ियात के अंदर जाऊं, लेकिन उनके इंतखाब का एक मैकेनिज़्म वज़ा किया जा रहा है, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह कल तक आपके सामने आ जाएगा। मतलब इंतखाब का मैकेनिज्म, यानी कि इसका मतलब है कि उन्हें चुना जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली या तो जो भी टॉप 5 हो वो हो, या फिर चीफ जस्टिस की सवाबदीद हो। चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर नहीं छोड़ रहे आप इसको, या फिर कमेटी? इम्कानी हद, जी खानज़ादा साहब, इम्कानी हद तक जो इस वक्त हमारे सामने प्रपोजल दिन को आई थी उनमें तो यही है कि ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, उन्हें चुना ही जाएगा, और उनको चुनने का कोई निज़ाम जो है उस पर गुफ्तगू शनीद हो रही है। और सब, और अगर उनको चुनने का निज़ाम जुडिशल कमीशन है, तो क्या जुडिशल कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस को भी तब्दील करने की हो रही है कि वो उसमें कितनी रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी, पार्लियामेंट्री कमेटी का, इस सबको भी तब्दील करने का हो रहा है? देखिए, उसके जो सरबराह होंगे कमीशन के, वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और उसमें अच्छी खासी तादाद जो है वो सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान की भी होगी, बार काउंसिल्स की भी होगी। उसमें जो एक कमीशन आप रिवायती तौर पे देखते हैं आलमोस्ट उसकी हैत वही होगी। हाँ, हम ये ज़रूर सोच रहे हैं कि जो एक अलग से 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी होती थी उसको मुख्तसर करके या उसकी तादाद कम करके उसको इसी कमीशन में डाल दिया जाए। ये एक तजवीज़ है, अभी उस पर हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। अच्छा, मगर देखिए 18वीं तरमीम के तहत चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज, मगर फिर 19वीं तरमीम कराई इफ्तिखार चौधरी साहब ने, तो 1 चीफ जस्टिस और 4 सीनियर तरीन जज हो गए थे। तो वापस 18वीं तरमीम पर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं मर्ज कर रहे हैं, तो फिर तादाद कम करके, तो ज़ाहिर है फिर तो जजेस की तादाद कम हो जाएगी उसमें। देखिए ना, मैंने एक ब्रॉडर आउटलाइन आपको दी है, अब उसकी हैत क्या होनी है जुडिशल कमीशन की, इन जजों का तकर्रुर या इनका इंतखाब जो है वो कमीशन करेगा या उसका मैकेनिज़्म कोई पैरेलल और होगा, ये इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और साथ में बताएगा कि जो अगले चीफ जस्टिस की तैनाती है उस हवाले से ये खबर सामने आई कि मौलाना कह रहे हैं कि जी टॉप 3 में से कर लें, मगर अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, उसके बाद जो चीफ जस्टिस बनना हो उसके लिए आप ये मैकेनिज्म रख लें कि टॉप 3 से सिलेक्ट किया जाएगा। दुरुस्त है ये बात? देखिए, हमारे यहाँ जो उनकी नुमाइंदगी आज भी हुई है, उनके जो वकला आते हैं या उनके जो सेनेटर्स आते हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात कमेटी के फोरम पे नहीं की है।
हाँ, ये हो सकता है कि उनकी चूँकि मुलाकातें हो रही हैं, कल अराइवेंट में भी हुई है बड़ी तफसीली बातचीत, आज भी उनकी बातचीत जारी रही है, शाम तक उनके इजलास होते रहे हैं। मुमकिन है उन्होंने किसी फोरम पे इस तरह की कोई तजवीज़ रखी हो, लेकिन हमारी कमेटी के अंदर ना तो मौलाना भी ख़ुद तशरीफ़ लाते रहे हैं, ना उनके किसी नुमाइंदे ने ऐसी कोई तजवीज़ नहीं रखी। तो ये होने जा रहा है कि अगला चीफ जस्टिस टॉप 3 में से कोई एक होगा? ये तजावीज़ ज़रूर हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि हतमी मसवदे के अंदर ये चीज़ 3 में आती है, 5 पे आती है, या सिरे से निकाल दी जाती है कि जी जो सीनियर मोस्ट है वही रहेगा ना। मैं कबल अज़ वक्त आपसे कमिट नहीं करना चाहता इस तरह की कोई बात जो कल गलत साबित हो, इसलिए कि अभी तक वो चीज़ें जो हैं वो उन पर गुफ्त शुनीद और बातचीत जारी है। जब तक वो हतमी स्टैंप नहीं हो जाता, और वो स्टैंप मेरा ख्याल है कि कल शाम तक शायद जुमे के बाद जो हमारा इजलास होने वाला है कमेटी का, उसके अंदर कोई हतमी मसवदा आ जाए। आज जो मसवदा था वो यकीनन ज़ेर बहस आया, लेकिन इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के साथ आया कि ये इस लिहाज से तो हतमी है कि अब तक जो हमने तय किया है वो ये है, लेकिन ये निकात हैं कि जिनके ऊपर मज़ीद बहस की ज़रूरत है या मज़ीद बातचीत होगी, या मौलाना जो हैं वो PTI को एतमाद में लेंगे। तो अभी ये जो तस्वीर है ना, इसके कई नकूश बाकी हैं। मतलब जो आपने बड़ी अहम बात की कि एक आईनी बेंच और आईनी अदालत के दरमियान की एक चीज़ पर इत्तफाक हुआ है। ये जो दरमियान की चीज़ होगी उसके अंदर जो जजेस होंगे वो भी 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाया करेंगे, या वो 68 साल की उम्र में रिटायर हुआ करेंगे? मैंने जो बात कही है वो ये कही है खानज़ाद साहब कि ऐसा एक ढांचा हो सकता है जो ज़ेर बहस आ रहा है, और उस पर इम्कानी तौर पर हमारा इत्तफाक भी हो सकता है। ये नहीं है कि उस पर हमने स्टैंप लगा दी है। वो ढांचा ऐसा है, जो मैं फिर अल्फाज दोहरा देता हूँ, जो अदालत के तसव्वुर से यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तसव्वुर से ज़रा कम है, लेकिन बेंच के तसव्वुर से ज़रा ऊपर का है। यानी इसमें दोनों का जो नुक्ता नज़र है, मौलाना का भी और पीपल्स पार्टी का और हमारा, उसके अंदर से जो एक तस्वीर उभरती है वो ये है। अब उस पर क्या मोहर लग जाती है, बाकी लोग भी क्योंकि आज भी हमने देखा है कि मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ ना कि उनकी जो उम्र है, कोर्ट पे बड़ा जोर दे, ये उनकी जो उम्र है वो भी एक आम अदालत के जज से ऊपर की है या उतनी ही है? जो प्रपोजल है उसमें फिर कंसेंसस होता है नहीं होता, वो बाद में देख लेंगे। नहीं, देखें अगर तो ये ढांचा जो है वो कबूल कर लिया जाता है और मंजूर कर लिया जाता है, तो फिर तो बज़ाहिर यही लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शराइत उम्र हैं वही लागू होंगी उन पर। वो कोई अलग से उनकी शराइत या उनकी तनख्वाहें या उनकी मराहत का तयन नहीं होगा। यानी जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब फुल एंड फाइनल रिटायर हो जाएंगे, जो खबरें थी कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने वो उसमें जज हों, 68 साल उम्र हो, ऐसा नहीं होने जा रहा है। हाँ, अभी देखें ना, अगर कल हम इस वक्त इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं जी कि नई कॉन्स्टिट्यूशन, मैं अभी यही आपको कह रहा था कि आज की मीटिंग में जो हमारी छोटी जमातों के बहुत से लोग थे, उनके पार्लिमानी पार्टी लीडर थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आज भी जोर दे रहे थे कि जी नहीं, ये निज़ाम नहीं चलेगा, या तो पुराने पे चले जाएं या कोर्ट पे आ जाएं। लिहाजा अगर कोर्ट भी कल इमर्ज हो सकती है तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कौन कहाँ आएगा, लेकिन अगर कोर्ट नहीं आती और बेंच ही आता है या बेंच और कोर्ट का कोई मलगूबा बनता है, तो फिर आप जो कह रहे हैं उसके इम्कान ज़्यादा है। वैसे साथ में ये बताएगा कि अगर आपके पास नंबर पूरे हैं और अगर मौलाना भी आपके साथ मिल जाते हैं, आपके करीब हैं, वो कह भी रहे हैं कि इत्तफाक हो गया। अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि उनके सेनेटर्स को धमकियाँ दी जा रही हैं और बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही हैं। इसके अलावा PTI कह रही है कि उनके सेनेटर्स को धमकियाँ दी जा रही हैं। खुद सेनेटर्स बता रहे हैं, MNAs बता रहे हैं कि उनके बच्चों तक को किस तरीके से हिरासा किया जा रहा है। फिर जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं, शामिम कुरैशी साहब के साहबजादे, उनकी अहलिया को कल बाकायदा तौर पर किडनैप किया गया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और उसके 4 घंटे बाद वो वापस आई। आज कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा हमारे सेनेटर्स को भी बहुत धमकियाँ दी जा रही हैं, आप खुद सेनेटर हैं, नंबर पूरे हैं, तो ये सब क्यों किया जा रहा है? अगर आप इस तरह कर भी लेंगे तो एक मुतनाज़ तरीन ये अमेंडमेंट होगी। मैं तो प्रीवी नहीं हूँ इन चीज़ों का कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि शायद हो रहा हो, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ये जिन लोगों की तरफ से आती हैं इस तरह की बातें, वो इस हुनर में बड़े ताक हैं और वो इन चीज़ों को बहुत आगे बढ़ा के भी पेश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो, मैंने तो आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम मजम्मत भी इसकी करते हैं और ऐसा हरगिज़ होना नहीं चाहिए। दूसरी बात शाहजेब ये है कि जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक़ है, अगर मौलाना ऑन बोर्ड आ जाते हैं
तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है किसी वोट की। हमारे वोट इतने हैं कि मौलाना के वोट मिल जाते हैं तो हम सेनेट से तरमीम को थ्रू करा सकते हैं बग़ैर किसी और वोट के। अच्छा, और ये बताएगा क्या चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको भी फिक्स किया जा रहा है, 3 साल या कोई भी मुद्दत फिक्स की जा रही है? तजावीज़ हैं इस तरह की कि क्या 3 साल कर दी जाए या 4 साल की कर दी जाए, लेकिन जो मसवदा अभी तक सामने आया है उसमें जो प्रपोज़ल है वो ये है कि 3 साल की जो है वो हद मुतय्यन की जाए। बहुत शुक्रिया। इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, क्या मामला होगा कल के दिन, मज़ीद तफसीलात क्या आ रही हैं, हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। 26वें आईनी तरमीम के हुकूमती मुसवदे के निकात सामने आ गए हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक हुकूमत का मुजव्विज़ा आईनी तरमीमी मुसवदा 12 सफ़ात और 24 निकात पर मुश्तमिल है। मुजव्विज़ा मुसवदे के मुताबिक नए आर्टिकल 191A में सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीज़न का क़याम शामिल है। जजिस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। जजिस के लिए मुमकिन हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ओरिजिनल इख्तियार समात और सू मोटो मुकदमात का मिजाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी अपीलों या सदारती रेफरेंस की समात का मजाज नहीं होगा। सू मोटो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की समात और फैसला आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। सदारती रेफरेंसेस की समात और फैसला भी आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। आईनी अपीलों की समात और फैसला आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन के दायरा इख्तियार में ज़ेर इल्तवा केसेस और नजरसानी दरख्वास्तें मुंतकिल होंगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्री या तौसी के कवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इसके लिए आइन में नए 8वें शेड्यूल का इजाफा तजवीज़ किया गया है। आर्टिकल 243 में नई शेख 5 का इजाफा किया गया है, जिसमें तरमीम के बगैर इन कवानीन में रद्दोबदल नहीं हो सकेगा। मुजव्विज़ा मुसवदे के मुताबिक आर्टिकल 175A के तहत जुडिशल कमीशन के मौजूदा अराकीन बरकरार रहेंगे और 4 अराकीन पार्लियामेंट शामिल किए जाएंगे। कमीशन के 1/3 अराकीन चेयरपर्सन को तहरीरी तौर पर इजलास बुलाने की सदा कर सकते हैं। चेयरपर्सन 15 दिन में इजलास बुलाने का पाबंद होगा। इजलास न बुलाने पर सेक्रेटरी को 7 रोज़ में इजलास बुलाने का इख्तियार होगा। आर्टिकल 179 में तरमीम तजवीज़ की गई है, जिसके तहत चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होगी। चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी होगी तो वो अपनी 3 साल की मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। आर्टिकल 63 में तरमीम के तहत दोहरी शहरियत का हामिल इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाएगा। मुंतखब होने पर 90 दिन में गैर मुल्की शहरियत तर्क करने की पाबंदी होगी। आर्टिकल 63A में तरमीम तजवीज़ की गई है कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा। काबीना या वज़ीर आज़म की सदर को भिजवाई गई समरी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत चीफ जस्टिस पर रेफरेंस की सूरत में सीनियर तरीन जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनाया जा सकेगा, जबकि जजिस को हटाने की वजूहात में नाक़िस कारकर्दगी को भी शामिल कर दिया गया है। इसके लिए जजिस की कारकर्दगी पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को बुनियाद बनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान मुद्दत मुकम्मल होने पर नई तकर्रियों तक 90 रोज़ तक काम कर सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन का पार्लियामेंट की करारदाद के जरिए दूसरी मुद्दत के लिए तकर्रुर किया जा सकेगा। और दूसरी तरफ इसराइल की गजा में कार्रवाइयाँ जारी हैं और आज इसराइल ने शुमाली गजा में हमास के 3 रहनुमाओं को मारने का दावा किया है। और इसराइली फोर्सेज ने यह भी कहा है कि हमास के नए सरबरा याह्या सिनवार भी इस हमले में मारे जाने वालों में शामिल हैं, जबकि अब से कुछ देर पहले इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने भी कार्रवाई में याह्या सिनवार के मारे जाने का दावा कर दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक दुनिया भर के दर्जनों वज़राए ख़ारजा के नाम एक पैगाम में इसराइली वज़ीर ख़ारजा इसराइल काट्स ने हमास के सरबरा याह्या सिनवार के मारे जाने की तस्दीक की है, जो रिकॉर्ड पर ऐसा करने वाले पहले इसराइली अहदेदार हैं। इसी तरह इसराइली फ़ौज ने भी थोड़ी देर पहले याह्या सिनवार के मारे जाने का दावा कर दिया है, मगर हमास ने इस खबर की अभी बाकायदा तस्दीक नहीं की है। जबकि इससे पहले रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने कहा था कि उन्होंने गजा में कार्रवाइयों के दौरान हमास के 3 रहनुमाओं को मार दिया है और वो इस इम्कान की जाँच कर रहे हैं कि मरने वालों में से एक याह्या सिनवार हैं। तहम इस मरहले पर उनकी शनाख्त की तस्दीक नहीं की जा सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक हमास की जानिब से फौरी तौर पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। तहम अल मज्द, जो हमास से मुंसलिक एक वेबसाइट है, उसने फ़लस्तीनियों पर जोर दिया है कि वह हमास की जानिब से याह्या सिनवार के बारे में मालूमात का इंतजार करें, ना कि इसराइली मीडिया आउटलेट्स से, जिनका मकसद हमारे इरादों को तोड़ना है। जबकि हमास के ज़राए का कहना है कि इशारों से लगता है कि याह्या सिनवार गजा में मारे गए हैं। याह्या सिनवार ईरान में इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद हमास के नए सरबराह बने थे। इस्माइल हनिया को इसराइल ने 31 जुलाई को तेहरान में निशाना बनाया था। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।